नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और चर्चा करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा टॉपिक। और रीट मुख्य परीक्षा के अंदर आपको सबसे परेशान करने वाला टॉपिक वनस्पति और वन्य जीव। वनस्पति और वन्य जीव की आज जो है वो चर्चा इस सेशन में अपन करने वाले हैं। रीट मुख्य परीक्षा जो बच्चे L2 SST की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में ये आपका पार्ट है। और अगर आपके पास सिलेबस है तो सिलेबस निकाल लीजिए। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है वो कहाँ पर आपको मिलेगा। अगर सिलेबस है तो निकाल लीजिए एक बार। कैसे हैं ममता स्वामी जी, अशोक जी, दयाली जी, स्वागत आपका। ढानी के छोरे कैसे हो? अनवर अली कैसे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। मनीषा स्वागत आपका। राजेश जी, प्रमोद जी, लाभू राम जी, मीरा मीना जी, मीरा जी बहुत दिनों के बाद आए हैं आप। अलका सिसोदिया जी कैसे, सॉरी अलका जी कैसे हैं आप? सिरोहिया, सुरेंद्र मीना जी स्वागत आपका। कैसे हैं आप? कमल जी कैसे हैं आप? और ललिता जी, रुचिका जी, सुरेंद्र जी, रूबी, जितेंद्र, कैलाश, रोहित और कमलेश जी कैसे हैं आप? नमस्ते डूंगरपुर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कमलेश जी। किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप हमें कॉल कर सकते हो कमलेश जी। और कैसा चल रहा है आपका अध्ययन? तो आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आ जाइए और एक बार सिलेबस निकाल लीजिए। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि लास्ट मंथ जब हमने रेट मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी शुरू की थी तो हमने आपसे ये कहा था कि हम 2 माह में आपको पूर्ण सिलेबस करवाने वाले हैं। हालांकि विस्तार से चर्चा तो मैं संडे की रात को करूंगा कि हमने कितना कवर कर लिया है। लेकिन आपका जो एसएसटी का पार्ट है, जो बच्चे एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास आपका सिलेबस है तो एक बार सिलेबस निकाल लीजिए और कितने टॉपिक हमने कर लिए हैं ये अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एसएसटी के अंदर जो मुख्य मुख्य टॉपिक थे वो आज कवर हो जाएंगे। एसएसटी के अंदर जो मुख्य मुख्य टॉपिक थे, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाले टॉपिक थे, हमने वहीं से शुरू किया। जनरली आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो तो आपका जो सिलेबस शुरू होता है वो सीधे शुरू होता है, लेकिन हमने वहां से शुरू किया जहां तकलीफ ज्यादा हो रही थी। यानी ऐसे टॉपिक जो नए थे, जो ज्यादा परेशानी दे रहे थे, जिनका प्रेशर था दिमाग पर कि यार ये रीट मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, इतने टॉपिक तो वही है, रीट वाले ही है जो पुरानी अभी रीट 2021-22 में हमने दी थी। लेकिन ये वो टॉपिक है जो नए हैं, तो हमने वो सारे टॉपिक आपको जो है इस आज का ये एंड होने के बाद वो सारे टॉपिक हो जाएंगे जो नए हैं। इसके बाद आपके वो टॉपिक बचेंगे जो कि रीट मुख्य, इससे प्री जो पेपर था रीट का उसमें भी थे। देखो हमने कितना कर लिया है, हमने आपके सिलेबस का 50% से भी ज्यादा पार्ट कवर कर लिया है। हमने आज ये टॉपिक करने के बाद जो है वो लगभग लगभग ऑलमोस्ट नीचे की सारी यूनिट हमने अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, विश्व की कृषि, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, राजस्थान की कृषि आधारित उद्योग है वो हमने छोड़े हैं अभी, क्योंकि ये हमने राजस्थान वाले में भी पढ़ लिए हैं तो इनको बाद में देखेंगे। संसार की प्रमुख वनस्पति और वन्य जीव, ये टॉपिक आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद आपका बाकी जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे आपके रीट मुख्य परीक्षा के ही टॉपिक हैं। इस टॉपिक के होने के बाद आपको पता है आपके एसएसटी का कितना टॉपिक बाकी रहेगा। एक तो प्राचीन सभ्यता रहेगी जिसमें सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य बाकी रहेगा, इसके बाद दिल्ली सल्तनत रहेगा, मुगल साम्राज्य का मुगल साम्राज्य थोड़ा सा पढ़ना है, और इसके बाद आपका मुगल मेवाड़ संबंध पढ़ना है आपको कैसा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर और भारत की आजादी तक का, पृथ्वी की गति, अक्षांश देशांतर पढ़ना है, वायुमंडल संगठन पढ़ना है, महासागर पढ़ना है और राजस्थान की कृषि पढ़नी, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 8। इसके बाद 8 टॉपिक बचेंगे मात्र 8 टॉपिक। उसमें से 2 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो 2-2 दिन में कवर हो जाएंगे।
यानी लगभग 8 टॉपिक अपन 20 दिन में कवर कर लेंगे। आज तारीख हुई है 6 और मैंने आपसे 2 महीने का कहा था, और इस महीने की 30 तारीख तक इंक्लूड दीपावली की छुट्टी, जो कि केवल 1 दिन की होगी, दीपावली वाले दिन की, बाकी कोई छुट्टी नहीं रखेंगे हम। तो इस महीने की 30 तारीख तक आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा रीट का। L1 का केवल विद्यालय विषय बचेंगे और L2 में कुछ ना बचे, ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा बच जाए, कोई एक आधा टॉपिक, कोई शिक्षण विधि का टॉपिक, तो वो फिर अगले महीने अपन जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, हमने अपना वादा जो है वो ऑलमोस्ट 50% पूरा कर दिया है, बाकी 50% है, उसके लिए अभी टाइम है। हम अपना सिलेबस पूरा टाइम से चल रहे हैं, बीच में बहुत सारी छुट्टियां भी हमने कर दी। तो आइए उसी सेशन को आगे लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। रीट का सपना कह रहा है प्रहलाद मीना कि गुरुजी आप जो पढ़ा रहे हैं मैंने पूरा पढ़ा है, लेकिन उसमें केवल भारत की वनस्पति दे रखा है और हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड की वनस्पति पढ़नी है, प्लीज जवाब दीजिएगा। देखिए, हमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, वर्ल्ड की वनस्पति हमें नहीं पढ़नी है। हमें हालांकि दे रखा है कि देखो टॉपिक यही है, संसार की प्रमुख वनस्पति और वन्य जीव, लेकिन फिर भी मैं आपको बड़े ही सोच समझ के कह रहा हूं कि इधर प्रेशर मत डालो। आपको ऐसे देश की वनस्पतियां नहीं पढ़नी है। कितने देशों की वनस्पति याद रख सकते हो आप? अगर देश विश्व के सारे देशों के नाम पूछ लिए जाएं तो वो भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। तो वर्ल्ड की वनस्पति तो कोई मैटर ही नहीं करता। हम बात कर रहे हैं कि ये टॉपिक ही कहां से उठाया गया था। जब सिलेबस बनाया गया आपका, तो सिलेबस बनाते समय सिलेबस बनाने वाले ने टॉपिक कहां से उठाया? गूगल पर सर्च करोगे संसार की प्रमुख वनस्पति और टॉपिक सर्च करोगे तो सबसे पहले अगर एनसीईआरटी लिखोगे तो यही चैप्टर आएगा। तो इसी चैप्टर से ये टॉपिक उठाया गया है। हमें ऐसा नहीं है कि अमेरिका की वनस्पति पढ़नी है, फिर न्यूजीलैंड की वनस्पति पढ़नी है, दक्षिण अफ्रीका की वनस्पति पढ़नी है, इंग्लैंड की वनस्पति पढ़नी है, ब्रिटेन की वनस्पति पढ़नी है, चीन की वनस्पति पढ़नी है, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, न्यूजीलैंड की, जापान की। ऐसे हमें वनस्पति नहीं पढ़नी है। इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना है हमें। मैं आज आपको करवा रहा हूं, इस टॉपिक को आप करिएगा, और इस टॉपिक को मैंने और सरल करने के लिए आपके 1 लाइन क्वेश्चन के रूप में मैं ये टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। यानी हमने इससे पहले 2022 में ही, अभी 22 ही चल रहा है, लेकिन 2022 की जो रीट की परीक्षा थी उस टाइम हमने आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, एनसीईआरटी पॉलिटी के 1 लाइनर क्वेश्चन करवाए थे। उसी चैप्टर को लेके आए, उसमें थोड़ा सा और ऐड किया है, 2-4 लाइनें बस। और आप इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ना और फिर आप जो है वो मुझे बताना सेशन के एंड में कि आपको मजा आया कि नहीं आया। ठीक है? ठीक है, वर्ल्ड, ये जो संसार की प्रमुख नाम लिखा है, विश्व का नाम लिखा है, ये केवल इधर प्रेशर बढ़ाने के लिए लिखा है। केवल किस लिए लिखा है? कि इधर थोड़ा सा प्रेशर बढ़े आपके, लेकिन आपको वो प्रेशर बढ़ाना नहीं है, आप सीधे सीधे राह चल रहे हैं। हम जो ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, आपको मैं हर टॉपिक के अंदर जो है लिखता आ रहा हूं कि एनसीईआरटी क्लास 9th, एनसीईआरटी क्लास 10th, एनसीईआरटी क्लास 8, इसीलिए लिखता आ रहा हूं कि हम जिस राह पर आगे गमन कर रहे हैं, जिस राह पे हम चलते जा रहे हैं ना, वो केवल सफलता तक ही जाती है, बीच में कहीं रुकती नहीं है। अगर आपको विश्वास है तो चलिए शुरू करते हैं। संसार की वनस्पति, प्रमुख वनस्पति और वन्य जीव की चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। देखिए, इस चैप्टर को मैं इतने दिन जो मैंने आपको चैप्टर करवाए थे वो थोड़े से ऐसे पैराग्राफ टाइप में करवाए थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक को अपन 1 लाइनर की तरह करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और सेशन के एंड में और चर्चा करेंगे। भारत में कितने प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाते हैं? तो 47,000 प्रकार की
जातियों के पौधे भारत में पाए जाते हैं? आप सबके कमेंट में देख रहा हूं, लास्ट में लूंगा और आपसे चर्चा करूंगा। अब सेशन एंड होने तक मैं आपका कोई कमेंट नहीं पढ़ूंगा और बीच में कोई चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत जो है वो नेचुरल वनस्पति में, प्राकृतिक वनस्पति में 10वें स्थान पर आता है विश्व में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। भारत प्राकृतिक वनस्पति में एशिया में कौन से स्थान पर आता है? तो एशिया में 4थे स्थान पर आता है। तो ये विश्व की वनस्पति हुई ना, हुई कि नहीं हुई? अरे भारत का विश्व में स्तर देख रहे हैं तो हुआ ना वर्ल्ड का वनस्पति, हुआ। भारत में कितने प्रकार के फूलों के पौधे पाए जाते हैं? 15,000 टाइप के फूलों के पौधे पाए जाते हैं। अब देखो, अगर कोई आपसे फूल के नाम भी पूछ लेना, जैसे कोई युवा लड़का है और वो अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है और उस प्रेमिका पूछ ले कि मुझे तो गुलाब का पौधा पसंद नहीं है, मुझे तो तुम और कोई पौधा दो, तो आप कह देना ऐसे, वो जमाने के लिए अपना क्या जमाते हैं, जो भी है, अंग्रेजी का शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अपना प्रभाव दिखाने के लिए आप कह देना कि बावड़ी बता, अपने भारत में 15,000 प्रकार का पौधा पाई जाए, फूलांगा तन्ने कौन सो फूल चाहिए, मैं तेरे खातिर 15,000 पौधा में से हूं, तू कहेगी वो फूल लेके आऊंगा, तू नाम बता। फिर बात कहेगी ना रहने दो, थे तो गुलाब हर ही देते हो गए ना। तो देख लेना भारत में कितने प्रकार के जो है वो जानवरों की जातियां पाई जाती है। तो 90,000 टाइप के जानवर जो है वो पाए जाते हैं, छोटे मोटे करके टोटल। जिस वनस्पति पर लंबे समय तक मानव का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे कहते हैं अक्षत वनस्पति, है ना। जंगलों के अंदर ऐसी बहुत सारी अभी भी वनस्पतियां हैं जिन पर हम पहुंच नहीं पाए हैं, जिन तक हमारा उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया है। आपने देखा होगा उत्तराखंड सरकार ने आज से 3-4 साल पहले एक कमेटी गठित की थी और कहा कि आप सजीवनी बूटी ढूंढो, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाई, उसकी रिपोर्ट पता नहीं आई कि नहीं आई। वो सजीवनी बूटी तो हनुमान जी ही ढूंढ के लेके आए थे श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा प्रयत्न किया था। यानी अभी भी ऐसी बहुत सारा ऐसा जगह है भारत में, बहुत सारी ऐसी वनस्पति है जहां तक मानव पहुंच ही नहीं पाया है। क्या नहीं पहुंच पाया है? मानव पहुंच ही नहीं पाया है, ठीक है। तो ऐसी वनस्पति अक्षत वनस्पति कहलाती है। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? और पर्वतों की ढलान में जहां मृदा की परत सब था, यहाँ पर मृदा की परत गहरी होती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शंकुधारी पाए जाते हैं। 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो 68 लाख वर्ग किलोमीटर था भारत का। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो 21.05%, यानी 21.05% ही भारत में जो है वो टोटल क्षेत्रफल का जो है वो क्या है? वन है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन जो है भारत में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, असम के ऊपरी भागों में तथा तमिलनाडु में जो है ये वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कोई भी बुक ले आना, इस प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। राजस्थान में हमारा एकमात्र राजस्थान एक एग्जाम मंत्रा परिवार है जिसमें हमने एक एक चैप्टर को पढ़कर इस प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं। हालांकि मार्केट में बहुत सारी बुक है एनसीईआरटी, आरबीएसई, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी आपको जो है नहीं मिलेंगे और मैंने अब तक इनकी बुक भी नहीं निकाली है ताकि आपको बिना शुल्क के ये डाटा प्राप्त हो सके, इसीलिए। इसके बाद देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है 60 मीटर। कितनी ऊंचाई होती है? 60 मीटर ऊंचाई होती है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अबनुश यानी एबोनी और महोगनी, अबनुश, महोगनी
रोजवुड, रबड़। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर हाथी, बंदर, लेमुर और हिरण पाए जाते हैं। लेमुर जो है ना, गिलहरी जैसा एक जो है वो जीव होता है। एक सींग वाले गेंडे किस स्थान पर पाए जाते हैं? असम, पश्चिम बंगाल में दलदली क्षेत्रों में। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में कौन से वन फैले हुए हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों सब था ना, वनों को और किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी वन के नाम से इनको जाना जाता है। मानसूनी वन किस वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन जो है वो 70 सेंटीमीटर से लेकर और 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा क्षेत्र में जो है वो पाए जाते हैं। मानसूनी वन कितने समय के लिए अपनी पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं? तो 6 से लेकर और 8 सप्ताह के लिए जो मानसूनी वन है वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इसके बाद नई पत्तियां आती है। मानसूनी वन में सबसे प्रमुख वन कौन सा है? सांगोन का वन है। और मानसूनी वनों की प्रमुख प्रजातियां कौन सी है? बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन और शहसूत है। इसके बाद मानसूनी वनों में कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो शेर, सुअर, हिरण, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए पाए जाते हैं। चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे बना दिए, टेंशन ही फ्री हो जाओगे। यानी चाहे एग्जामिनर कितना भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। कंटीले वन तथा झाड़ियां देश के किस भाग में पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कंटीले वन तथा झाड़ियां कौन से राज्यों में पाए जाते हैं? गुजरात में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में। कंटीले वन तथा झाड़ियों में प्रमुख रूप से किस प्रजाति के वन पाए जाते हैं? तो खजूर के, यूफोरेबिया के, नागफनी के, इसे किकटाई भी कहते हैं, प्रमुख जो है पादप प्रजातियां हैं। 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र शीतोष्णीय कटिबंध वन पाए जाते हैं। और आर्द्र शीतोष्णीय कटिबंधीय वन में कौन सी प्रजाति के वन पाए जाते हैं? चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा स्टेगनट के वन जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिसमें चीड़ ना, देवदार, सिलर कर, शप्रू और सीडर के वन पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सिल्वर कर, जूनियर पाइन और वृक्ष। जैसे जैसे हिम रेखा के पास पहुंचते हैं, वृक्षों का आकार कैसे होता जाता है? जैसे जैसे आप ऐसे क्षेत्रों में पहुंचते जाएंगे जहां पर बर्फ जमी हो, हिम रेखा यानी बर्फ जहां जमी होती है, जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाएंगे, जैसे जैसे आप हिमालय की ओर जाएंगे, वैसे वैसे जो पादप होते जाएंगे उनका आकार क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, बुक खोले रखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी क्वेश्चन बुक से बाहर नहीं है। और जो क्वेश्चन बुक से बाहर है वो मैंने अलग से लिखे लास्ट में, उनको भी मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं थे और ये हमने बाहर से लिखे हैं आपके लिए, ताकि आपको सहायता मिले। हाँ, बुक लेके बैठो, ये तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको पता चले कि एक एक लाइन के क्वेश्चन हमने बना दिए हैं। और आप बुक लेके बैठे हैं तो कमेंट करके बाकी बच्चों को भी बताना कि कोई क्वेश्चन छूट रहा है क्या, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमारी आंखों से ओझल हो गया हो, तो वो भी आप जरूर जो है वो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिम रेखा क्षेत्र में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं? अल्पाइन घास के। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्पाइन घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अल्पाइन घास के मैदान किस जनजाति के लिए पशु चराने के लिए उपयोगी है? तो बकरवाल और गुर्जर जाति है, हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है ये। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है मॉस लिचन घास, ये टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। लिचन घास किन क्षेत्रों में पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है।
अधिक ऊंचाई वाले वनों में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? तो कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारह सिंगा, तिब्बत का बारह सिंगा, और याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रींछ, आइबेक्स, लाल पांडा और घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। तटीय क्षेत्र जहां ज्वार भाटे आते हैं, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर किन नदियों के डेल्टा भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में। भारत में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 2000 प्रकार के पक्षी भारत में पाए जाते हैं। और भारत में मछलियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 2546 प्रकार के जो है वो भारत में मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। 2546। भारत में पाई जाने वाली मछलियों की प्रजाति विश्व की कितनी प्रतिशत है? तो 12% है विश्व की ये। एंड भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। और विश्व का अकेला देश जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं ये भारत ही है। और भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल कौन सा है? गुजरात में गिर जंगल है। ठीक है, कौन सा है? गुजरात में गिर जंगल है। बताएं बताएं, एक बहन थी, हाँ अलका जी, बताएं आप कि क्या आप बुक लेके बैठे हैं तो कोई क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है आपको जो आपकी बुक में तो रह गया, और यानी आपकी बुक में तो था और हमने यहां पर जो है वो नहीं लिखा? अगर है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप बताएं। हो सकता है कि हमारी आंखों से कोई ओझल हो जाए क्वेश्चन, तो आप जरूर बताएं। इसके आगे चलते हैं। देखो, एनसीईआरटी से हम पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी में राजस्थान की कोई भी ऐसी कोचिंग संस्थान नहीं है जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ाती है। चाहे आप कहीं पर भी चले जाए राजस्थान के अंदर, एक सिंगल कोचिंग का नाम आप बता सकते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर वो कोचिंग है जो हमें एनसीईआरटी से पढ़ा रही है एसएसटी के टॉपिक। इससे पहले रीट 2021 हुआ था, उस टाइम हमने आरबीएससी पढ़ाई और आरबीएससी से एसएसटी के टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके शिक्षण विधियों के, 50 क्वेश्चन आते हैं टॉपिक के, और उन 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस क्वेश्चन जो है वो आरबीएससी की बुक से आए थे और बच्चों के सही भी हुए थे। इसके बाद रीट 2022 जो है हमने एनसीईआरटी पढ़ा, 6 से 10 तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और चाहे पेपर 24 तारीख का हो चाहे पेपर आपका 23 तारीख वाला हो, है ना, दोनों ही शिफ्ट के पेपर के अंदर जिन बच्चों ने इस परिवार के साथ मिलकर तैयारी की, जो कि आप ही हैं, आप सामने हैं, मैं आपके सामने ये बात बोल रहा हूं आपके द्वारा कहे अनुसार कि आपको, हालांकि पेपर का लेवल कठिन था, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने एनसीईआरटी से हमारे साथ मिलकर तैयारी की उन्होंने बहुत ही संतुष्टजनक, सम्मानजनक स्कोर करके रीट को क्रैक किया और वो अधर में नहीं झूल रहे हैं आज। और इसी तरीके से इन दो अनुभवों से, इससे पहले 2021 से पहले भी मैं पढ़ाता आ रहा हूं, 2018 से यूट्यूब पर चैनल है और इससे पहले भी इसका अनुभव काफी रहा है, लेकिन मैंने खुद ने भी कभी जो है वो आरबीएससी नहीं पढ़ी थी। मैं ये बात बिल्कुल सत्य कह रहा हूं आपके सामने कि मैंने 2021 से पहले कभी आरबीएससी नहीं पढ़ी। हालांकि मैं आरबीएससी की पुस्तकें जो था वो काफी पहले ही ले आया था, 2018 में लेके आया था मैं आरबीएससी की पुस्तकें, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि आरबीएससी को पढ़ना, शुरुआत तो कर देते हैं, 2-5 चैप्टर पढ़ भी लेते हैं, लेकिन पूरा 6 से लेकर 12 तक आरबीएससी पढ़ना बड़ा कठिन था। और एनसीईआरटी पढ़ना तो इससे भी 4 गुना ज्यादा कठिन था। लेकिन जब आपका सहयोग मिला, आपका साथ मिला, तो हमने 2021 में आरबीएससी 6 से लेकर 12 तक सामाजिक का पूरा सिलेबस
और 2022 में हमने एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों पार्ट के 1 लाइनर क्वेश्चन बना डाले। बस आपका ये साथ था, आपका सहयोग था, आपका स्नेह था, आपका प्रेम था, जिस कारण हम ये कार्य करने में सफल हुए। वरना मैं कभी ऐसे सोच नहीं सकता हूं। मैं कभी कभी जब सोचता हूं कि यार अपन ने पूरा एनसीईआरटी पढ़ डाला, पूरा अपने आरबीएसई पढ़ डाला, कैसे? तो फिर आपके द्वारा जो सहयोग मिला, जो शक्ति मिली, वो इतनी ज्यादा थी। कब आप कहोगे गुरुजी हमारी क्या शक्ति, में तो क्लास में आता, लेकिन आप क्लास में आते हो और क्लास में पढ़ के चले जाते हो, लेकिन आप जब आते हो तो आपकी एक बहुत आशा बन जाती है, आपकी एक जो है वो एक विश्वास बन जाता है। और जब आप कमेंट करते हो कि हमारे को इससे फायदा हो रहा है, तो वो जो आशाएं हैं, जो विश्वास है, वो और ज्यादा मेरे कंधों पर बोझ डालते गए। शुरुआत तो एक आधे चैप्टर से ही की थी, लेकिन वो बोझ बढ़ता गया आपके द्वारा विश्वास का, और हम मजबूर हो गए कि नहीं, हमें करना है, हमें करना है और हमें करना है। और हमने किया, और एक बेहतरीन रिजल्ट भी आपके सामने इसका है। और इसी अनुभव के साथ अब मैं आपको जो है वो रीट मुख्य परीक्षा की एसएसटी की तैयारी करवा रहा हूं। देखो, हमने 2 तरीके से आपको तैयारी करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो, राजस्थान जीके आपके रीट लेवल 1 में भी है और 2 में भी है कि नहीं है? है ना? रीट लेवल 1 और 2 में राजस्थान जीके है। हमने राजस्थान जीके को आरबीएस, जो अभी वर्तमान में एनसीईआरटी में एक पुस्तक लगती है हमारा राजस्थान, उसको भी हमने पढ़ लिया है 6 से लेकर 10 तक। तो उसमें राजस्थान जीके, कला, संस्कृति, भूगोल पूरा कवर कर लिया हमने। और हम साथ में उस बुक के अलावा अदर सोर्स से भी आपको डेली रोज 10 बजे ज्योग्राफी पूरी करवा चुके हैं, हिस्ट्री और कला संस्कृति करवा रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि केवल हम आरबीएसई और एनसीईआरटी के ऊपर ही डिपेंड हो गए, हम दोनों जगह से पढ़ रहे हैं। कि टारगेट यही है कि सफलता मिलनी चाहिए, चाहे पढ़ना ज्यादा पड़े। तो अगर एनसीईआरटी से तो 100% पेपर बनता ही है, ये तो हमने देखा है। आरबीएसई से तो 100% पेपर बनता ही है, लेकिन अगर कोई चीज आरबीएसई से बाहर से ले लेगा, तब भी हम पीछे नहीं रहेंगे। इसीलिए हम दोनों तरीके से चल रहे हैं। पहला प्रयास यही है कि एनसीईआरटी से ही टॉपिक कवर करें, इसीलिए जो है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब एनसीईआरटी कक्षा 12 नहीं करवाएंगे हिस्ट्री का आपको शंकर लाल जी, क्योंकि अब 12 का हमारे कोई पार्ट है नहीं। हम देखो, प्रत्येक जो टॉपिक है उस टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। तो जिस टॉपिक का चैप्टर जिस क्लास में है, हम उसी चैप्टर को और उसी क्लास का टॉपिक करवा रहे हैं। अगर कोई टॉपिक आएगा 12वीं क्लास का, तो 12वीं क्लास का भी टॉपिक करवाएंगे आपको, ठीक है? तो इसीलिए आप जो है वो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको जो है वो बेहतरीन तरीके से नोट्स बना के पढ़ना है और पूरा विश्वास रखना है, और विश्वास रखेंगे तो सफलता की तरफ बढ़ेंगे। बाघ भारत में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में कौन सा पशु पाया जाता है? तो यहाँ पर याक, तिब्बती बारहसिंगा, भालर यानी नीली भेड़, जंगली भेड़, कियांग तिब्बती जंगली गधे हैं, ये कियांग कहते हैं इसको। और पक्षियों की कितनी प्रजातियां संकटग्रस्त है? पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त है? तो 1300 यानी 1300 ऐसी प्रजातियां हैं पक्षियों की जो कि संकट में हैं, अभी संकटग्रस्त में ये जो है वो इनको आंका गया है, गिना गया है। भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां नष्ट हो चुकी है? तो 20 ऐसी प्रजातियां हैं पक्षियों की जिनका वजूद खत्म हो गया है, जो क्या हो गई है? नष्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? नष्ट हो चुकी है, ठीक है? भारत में कितने जीव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो भारत में 18 जीव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, और इन 18 जीव आरक्षित क्षेत्रों में से कितनों की तुलना विश्व के जीव आरक्षित क्षेत्र में की गई है ना? तो 10 की गई है, जिसमें सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी क्षेत्र, नाकरेक क्षेत्र, ग्रेट निकोबार क्षेत्र, मानस क्षेत्र एंड सिमलीपॉल क्षेत्र, पंचमढ़ी और अचनक कमर
और अमरकटक क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है 10, इनको विश्व के आरक्षित क्षेत्रों में जो है वो गिना गया है। भारत में कितने नेशनल पार्क बनाए गए हैं? 103 नेशनल पार्क है। और भारत में कितने प्राणी अभ्यारण्य बनाए गए हैं? तो 535 जो है वो 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है वो बनाए गए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। इतना जो पार्ट है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। इसके आगे का जो पार्ट है वो एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, वो हमने आपको बाहर से कवर करवाया है। तो क्या आता है इसमें? सदाबहार वृक्षावन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्रों में। अयनवर्तीय वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो कांगो की घाटी में। विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्र के वनों को कहा जाता है? विषुवतवर्तीय क्षेत्रों को कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पतझड़ वनों का है। ठीक है। इसके बाद टेंगो वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? साइबेरिया में पाए जाते हैं। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। और किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो सवाना के वनों को कहा जाता है। इसके बाद विश्व के वन क्षेत्रों में किस वन के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा विश्व में जो वन फैले हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का फैलाव है। सिनकोना वृक्ष किन वन में पाए जाते हैं? तो विषुवतवर्तीय वन में पाए जाते हैं। विषुवर्तीय वन में। मोटाना वन कहाँ पाए जाते हैं? एंडीज पर्वत के जो पूर्वी ढाल है वहां पर जो है वो मोटाना वन जो है वो पाए जाते हैं। मोटाना वन। किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? तो जो शंकुधारी पेड़ होते हैं, इस तरीके के जो शंकुधारी पेड़ होते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है? बोरियल वन कहा जाता है। कौन से वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है? तो विषुवतवर्तीय वन जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है। टुंड्रा वनस्पति का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। टुंड्रा वन उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं ज्यादा। अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णाद्र वनों को क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्वास। और साइबेरियाई क्षेत्र में समशीतोष्ण कोनधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टेंगा के नाम से जाना जाता है। और डेल वर्जिया जाति किससे संबंधित है? सिसम से संबंधित है। सिसम। और कर्क रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और मुलायम लकड़ी के कोनधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 50 डिग्री उत्तर से लेकर 70 डिग्री उत्तर में पाए जाते हैं। यानी 50 से लेकर और 70 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। इसके बाद विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास के नाम से जाना जाता है। अधिपाई वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतवर्तीय क्षेत्रों में। और किन वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में जो है वो प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकता पाई जाती है। ये कुछ डाटा हैं जो हमने एनसीईआरटी से बाहर से लिए हैं, जो कि विश्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो भैया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये टॉपिक आपका जो है वो कवर हो जाता है। बाकी अगर लंबा खींचना हो तो देखो, विश्व के अगर आप पढ़ोगे तो चाहे 10 दिन पढ़ते रहो, कोई अंत नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रीट के लेवल और इस टॉपिक को जहां से उठाया गया है उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी ठीक है। बाकी आप जो है वो खुद समझदार हैं। आप चाहें तो अपने किसी भी और सीनियर से, या आपको अगर मुझ पर विश्वास है तब तो ठीक है, वरना फिर आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी डिसीजन लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। आपके बुक में तो इतना सारा मैटर दिया होगा कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। और मुझे ये पता नहीं है कि कोचिंग में कैसे करवाया जाता है। यूट्यूब पर कोई एक आधा वीडियो मुझे इस प्रकार का मिला है जिसमें ये टॉपिक कवर करवाया गया हो,
क्योंकि ये टॉपिक कवर अगर आपको यूट्यूब पे करवा देंगे तो कोचिंग वाले कोचिंग में क्या पढ़ाएंगे फिर, है ना। यही तो टॉपिक है जिनके कारण बच्चे कोचिंग तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो अभी के लिए तो बस इतना ही टॉपिक हो गया कवर। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि गुरुजी एक क्वेश्चन पूछे जाओगे तो अर्थ ओ थोड़ी है तो करके छोड़ दिया, नहीं। क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, तो एक क्वेश्चन पूछने के लिए ऐसा तो है नहीं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब सिलेबस बनाता है तो वहां पर कोई ऐसे बुद्धू लोग तो बैठे नहीं है कि वो एक क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे पूरे वर्ल्ड के देशों की वनस्पति पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना वो, ऐसा तो नहीं करेंगे वो, बिल्कुल नहीं करेंगे गुरुजी, कतई नहीं करेंगे। तो बस यही बात है। तो अब यहां पर क्या है कि केवल आपका स्ट्रेस बढ़ाने के लिए, केवल आप पर दबाव बढ़ाने के लिए, केवल आपके मेंटल जो पावर है उसकी जांच करने के लिए क्या करा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विश्व का नाम लिखकर ये टॉपिक कवर करा है। बट ये टॉपिक लिया एनसीईआरटी से ही गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल एक और नए सेशन में, तब तक के लिए।